नमस्कार, पीएमसी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 11 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल चीन और भारत के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पीछे हटना शुरू किया। क्या ऐसा सच्चाई है? चीनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान निकल के आया, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या सच्चाई है। लेकिन इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल झुका चाइना, फंसे 16 भारतीय नाविकों की 14 फरवरी को होगी घर वापसी। बड़ी खबर निकल के आ रही है जी, आपको बता दें इसके बारे में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कनाडा को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा झटका। 25 देशों को 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज भेजेगा भारत, लेकिन कनाडा को नहीं मिलेगी कोविड-19 की वैक्सीन। जी हाँ, ये बड़ी खबर, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में गरजे। जी हाँ, बड़ी खबर, पीएम मोदी संसद में गरजे। कल अधीर रंजन चौधरी पर बोला बड़ा हमला। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी ने कहा बहुत हो रहा है, अब बाधा नहीं। इसके बारे में आपको बताएंगे। और किसानों को लेकर पीएम ने बड़ा ऐलान कहा, किसानों को बरगला रही है, नए कानून किसी को बाध्य नहीं करते हैं, ये बिल्कुल वैकल्पिक भी है। आंदोलनजीवी कहने पर जिस तरीके से पीएम मोदी को निशाना किया गया था, वो भी एक करके चुन चुन कर विपक्ष पे हमला बोला। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर योगी सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया। और इस बीच दोस्तों कब होंगे परीक्षा, जी हाँ वो भी आपको बताएंगे। हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षा, इसकी ये भी बड़ी खबर। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल चीन और भारत के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पीछे हटना शुरू किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान निकल के आया है। दरअसल चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यक्तिगत तरीके से पीछे हटना शुरू किया है। भारतीय पक्ष की ओर से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियांग ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इनके इस बयान से संबंधित खबर चीन के आधिकारिक मीडिया ने साझा किया है। कियान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप दोनों देशों के सशस्त्र बलों की अग्रिम पंक्ति की इकाइयों ने आज 10 फरवरी से प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से व्यक्तिगत तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई से सैन्य गतिरोध चला आ रहा है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, देख लेते हैं। चीन में फंसे 16 भारतीय नाविकों की 14 फरवरी को होगी घर वापसी। जी हाँ, चीन झुका, बड़ी खबर निकल के आ रही। सरेंडर हुआ चीन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई है। चीन में फंसे 16 भारतीय नाविक जल्द ही घर वापसी होने वाली है। बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है। चीनी बंदरगाह में फंसे MV अनास्तानिया के 16 भारतीय नाविक 14 फरवरी को वापस आएंगे। मंडाविया ने कहा है कि मालवाहक पोत MV अनास्तिया जापान से आज यात्रा शुरू करने वाले हैं। 14 फरवरी को भारत पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि चीन के इलाकों में फंसे खास करके 16 भारतीय नाविकों आने का कहीं न कहीं तरीके से भारत की कूटनीतिक जीत है ये। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों 25 देशों को 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज भेजेगा भारत। कनाडा को दिया बड़ा झटका। जी हाँ, कोरोना काल के इस दौर में भारत लगातार वैक्सीन के जरिए से दुनिया भर के देशों की मदद कर रहा है। भारत ने पिछले दिनों बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों को कोरोना टीके की खुराकें भेजी हैं। अब भारत ने फरवरी महीने में कॉमर्शियल बेसिस पर 25 देशों को 2 करोड़ 16 लाख टीके सप्लाई करने का फैसला लिया है। इस पूरे मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया है कि पिछले महीने जनवरी में भारत ने 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन की डोज अन्य देशों को दे दी थी। इस महीने भेजी जाने वाली वैक्सीन पिछले महीने की तुलना में 2 गुने से भी अधिक हैं। केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कमर्शियल आधार पर वैक्सीन के एक्सपोर्ट की देखरेख करेगा। भारत ने 20 देशों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 1 करोड़ 60 लाख खुराकें भेजी हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल अब ज़्यादा हो रहा है। संबोधन के दौरान अधीर रंजन चौधरी पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी, कहा नए कानून किसी को बाध्य नहीं करेंगे, ये बिल्कुल वैकल्पिक है। आखिर इस तरीके से किसानों भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसके साथ ही PM ने कहा किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूँ। आंदोलनजीवी
इसे अपवित्र बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने बार बार व्यवधान पर पैदा करते हुए नारेबाजी की। ये सदस्य कृषि कानून वापस लें के नारे लगा रहे थे। पीएम इस व्यवधान को लेकर परेशान नजर आए और उनके भाषण के दौरान कांग्रेस के सांसद, खासकर कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बार बार दखल देने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री ने कभी दादा कहकर प्यार के साथ, कभी तंज कसते हुए अपने संबोधन को जारी रखा। इस दौरान सभापति भी प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान व्यवधान पैदा नहीं करने की अपील की विपक्षी सदस्यों से करते नजर भी नहीं है। इस बीच आपको बता दें, पीएम कृषि कानून पर बोल रहे थे, विपक्षी लगातार हल्ला। इस बीच पीएम को गुस्सा आया और पीएम ने खास करके अधीर रंजन चौधरी से स्पष्ट कर दिया कि अब और ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी, हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से बीच में खड़े होकर बार बार बोलेंगे, तो ये ठीक नहीं है। पीएम मोदी काफ़ी गुस्से में दिखे। इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि फिलहाल ये नए कृषि कानून किसी को बाध्य नहीं करते हैं, ये वैकल्पिक, बिल्कुल वैकल्पिक है। इसके साथ ही पीएम ने किसान आंदोलन पर भी बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि फिलहाल किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं, लेकिन कुछ आंदोलनजीवी इसे अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों को कहीं ना कहीं एक तरीके से किसान जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो मान सकते हैं, लेकिन किसानों की आड़ में अगर राजनीति होगी तो किसी भी कीमत पर किसानों को भड़काया जा सकता है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने उन राजनीतिक लोगों पर भी बड़ा हमला बोला जो किसानों को लगातार बरकरार रहे हैं और इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल योगी सरकार का बड़ा प्लान, खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेचेगा किसान, गांव गांव बायोगैस जैसे यूनिटी की तैयारी। बड़ी अपडेट, यूपी की योगी सरकार ने पिछड़ों और अपेक्षित कहे जाने वाले गांव को सूरत बदलने की तैयारी कर ली है। योगी सरकार किसानों के गाँव में ही उन्हें उद्यमी बनाने का अवसर देने जा रही है। इस गाँव और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। योजना है कि इन गांवों में अब बायोगैस, फ्लाई एश रिक्स और जैवीय खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जैसी तमाम इकाइयां लगाई जाएं। यहाँ बेकार और बंजर पड़े खेतों में बिजली पैदा होगी ताकि किसान अनाज के साथ बिजली भी बेचे। सरकार ने कृषि भूमि पर सोलर प्लांट, बायोगैस, फ्लाई एश ब्रिक्स और जैविक खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट समेत कई नई इकाइयों के लगने का रास्ता साफ कर दिया है। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने के साथ यूपी की सत्ता संभालने वाली योगी सरकार किसानों और गांव की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने जा रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, आतंक के मुद्दे पर एक बार फिर से झूठा साबित हुआ पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में ही रहकर उन पर हमले करने वाले आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP व बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठनों को बार बार भारत पोषित होने का आरोप लगाने वाला पड़ोसी देश एक बार फिर झूठा साबित हुआ है। अपने आरोपों के समर्थन में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र UN को डोजियर भी सौंपा था, लेकिन UN की विश्लेषणात्मक सहयोग व प्रतिबंध निगरानी टीम की 27वीं रिपोर्ट में पाकिस्तान के आरोपों को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इसे पाकिस्तान के मुंह पर करारे तमाचे की तरह देखा जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट के पैराग्राफ संख्या 68 में इतना अवश्य कहा गया है कि TTP और उनसे अलग हुए गुट दोबारा एकजुट हो गए हैं और यह एकता अफगानिस्तान में आयोजित बैठक में अंजाम तक पहुंची और इन गुटों के आपस में एक होने के पीछे अलकायदा की अहम भूमिका भी है। लेकिन पाकिस्तान इसे भारत पे मरना चाहता है और भारत को एक तरीके से आतंकवाद के रूप में बदनाम करने की कोशिश, जिसकी फैक्ट्री स्वयं पाक है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद सिविल विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। अंजुमन इंतजाजिया मस्जिद वाराणसी की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान मंदिर की तरफ से दलील दी गई, ज्ञानवापी स्थित विश्वेश्वर नाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया है। अभी भी तहखाने सहित चारों तरफ की जमीन पर वैधानिक कब्जा हिंदुओं का है।
मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। अभी कथा भी आयोजित होती है। नदी भी मस्जिद की तरफ मुंह करके विराजमान है। तहखाने और गेट पर हिंदुओं व प्रशासन का ताला लगा है। दोनों की तरफ से दरवाजे खोले जाते हैं। मस्जिद के पीछे मंदिर का ढांचा साफ दिखाई देता है। विवादित ढांचे में तहखाने की छत पर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम में विवादित स्थल पर पढ़ी गई नमाज कबूल नहीं होती है, इसलिए अवैध कब्जे के खिलाफ वाद पोषणीय है याचिका। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं ये सारी मसले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मस्जिद का जो एक याचिका है वो खारिज करके मंदिर फिर से निर्माण की तैयारी है। चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव के चंदा जीबी बयान पर भड़के साधु संत, कहा राम को क्या जाने बाबरी मस्जिद के समर्थक। जी हाँ, बाबरी जीबी हैं ये सब। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित की जा रही निधि समर्पण अभियान पर किए गए कटाक्ष पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। संतों ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही कहा है कि राजनीतिक दायरा अलग होता है और धार्मिक मान्यताओं पर ठेस नहीं पहुंचाने चाहिए। संतों ने अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ भगवान राम का अपमान बताया, बल्कि ये राम मंदिर और चंदा लेने वाले राम भक्तों का भी अपमान है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आंदोलनकारियों को आंदोलन जीबी वाले बयान पर पलटवार करते हुए राम मंदिर के निर्माण के लिए एकत्रित किए जा रहे निधि समर्पण अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा गया था कि भाजपा चंदा जीबी से ऊपर कुछ नहीं करती। इस पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान निंदनीय है। उन्होंने राम भक्तों को चंदा जीबी कहा। राम मंदिर से अलग लोगों का भावनात्मक लगाव है। राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए जा रहे धन के विरोध में वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, और ये राम भक्त नहीं बाबरी जीबी हैं। जी हाँ, हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। कासगंज में विकास दुबे पार्ट 2 के बीच रात में पुलिस पर हुआ हमला, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन, हुई एनकाउंटर। जी आपको बता दें, शराब माफिया का भाई हुआ ढेर। यूपी के कासगंज में मंगलवार देर शाम शराब माफिया ने दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया था। कुर्की के लिए नोटिस चस्पा करने गए दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र सिंह को जमकर पीटा गया। शराब माफिया ने सिपाही को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि दरोगा की हालत गंभीर थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद बुधवार तड़के सुबह पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई और मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शिडूपुरा थाना क्षेत्र प्रेमपाल सिंह ने बताया है कि शराब माफिया और उसके साथियों की तलाश करने में पुलिस जुटी थी। इस दौरान पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देख माफियाओं ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिनके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई एलकार सिंह को एनकाउंटर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। एलकार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, उनकी खैर नहीं है। खास करके हम चलते अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होगी शुरू। जी हाँ, दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 अप्रैल को शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 10 मई को खत्म हो जाएगी और इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 12 मई को समाप्त होगी। हालांकि अभी साफ नहीं है कि रिजल्ट कब आएंगे। परीक्षाएं इस वर्ष 24 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षाओं में कोरोना संक्रमण संबंधी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। छात्रों को एग्जाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा तथा मास्क, सैनिटाइजर एग्जाम के दौरान अनिवार्य होंगे। एग्जाम की पूरी डेट शीट भी जारी कर दी गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता देते तो फिलहाल बड़ी खबर, सीएम योगी की फिल्म सिटी होगी वर्ल्ड क्लास, स्थानीय भाषाओं के साथ हिंदी फिल्मों को भी मिलेगी सब्सिडी। राजू श्रीवास्तव, दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी अभी तक कितना आगे बढ़ा है, इसी का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को फिल्म विकास परिषद यूपी के चेयरमैन और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ग्रेटर नोएडा के यमुना विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान सीईओ अरुणवीर सिंह मीटिंग हुई और राजू श्रीवास्तव ने मीडिया से बात किया। बताया कि ये विश्व स्तरीय फिल्म सिटी होगी जिसमें 5 स्टार होटल, हेलीपैड और कॉलोनी समेत सभी सुविधाएं होंगी ताकि किसी भी काम को लेकर बाहर न जाना पड़े। राजू श्रीवास्तव ने बताया है कि यहाँ बनने वाली फिल्में
कोई गंदी चीज़ नहीं परोसी जाएंगी, बल्कि ये यूपी की भाषा और भारत की संस्कृति पर खास ध्यान दिया जाएगा। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बीजेपी, जी हाँ, बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से निकल के आ रही है, जहाँ पर शिवसेना का विकल्प तलाश रही। भाजपा ने कहा MNS यानी राज ठाकरे के साथ कर सकते हैं गठबंधन। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज ठाकरे की MNS भविष्य में बीजेपी के साथ आ सकती है। फडणवीस के इस संकेत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण बनाने की नींव रख दी है। हालांकि अभी तक इस चीज का कोई पुख्ता मसौदा तैयार नहीं हुआ है कि फडणवीस का कहना है कि अगर मन से हिंदुत्व के साथ गैर मराठी लोगों को अपने साथ जोड़ती है तो वो हमारे साथ आ सकते हैं। यदि मनसे और बीजेपी एक साथ जुड़ते हैं तो निश्चित महाराष्ट्र की राजनीति में बौंडर आएगा। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक साथ आने की खबरें सुर्खियों बनी हैं। इसके पहले ही नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच वर्ली के एक होटल में मुलाकात हुई थी, तब गडकरी ने ऐसे ही संकेत दिए थे। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से शिवसेना यानी राज ठाकरे ने भी आर पार करा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल सहारनपुर पहुंची प्रियंका गांधी। किसान महापंचायत से पहले शंकुभरी देवी मंदिर में भी किया दर्शन। कृषि कानूनों पर दिया है बड़ा बयान। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी किसान महापंचायत के जरिए कांग्रेस फिर से यूपी में अपनी खोई जमीन को हासिल करने में लग गई है। इसी बहाने प्रियंका गांधी कल सहारनपुर में किसानों का साथ थी और वहीं पंचायत में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां पूरी ताकत झोंकी तो महापंचायत को संबोधित करते हुए बीजेपी पर ही हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि पीछे मत हटिए, किसानों से अपील की पीछे मत हटिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी मंडियों को खत्म करने की कोशिश में है, सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। तो यानी एक तरीके से किसानों को भड़काने का काम भरपूर तरीके से ये कांग्रेसियों ने वहां जाकर किसानों के बीच किया है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है इस कानून को लेकर, आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। चलिए हम अगली बड़ी खबर लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर पंजाब में लगातार टकराहट बढ़ रही है। जहां आपको बता दें कांग्रेसियों में फूट मस्ती नजर आ रही है। कांग्रेसी और अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दें कृषि कानूनों को लेकर नफरत फैला रहे कांग्रेसी और अकाली दल अब पंजाब में आपस में ही मर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के कार्यकर्ता भिड़ने की वजह से 2 कांग्रेसी की मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट पंजाब से निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। नीतीश कैबिनेट का फैसला, ड्यूटी पर होमगार्ड जवानों की मृत्यु और अपंग होने पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, दरअसल ड्यूटी के दौरान मृत और स्थायी रूप से अपंग होने के मामले में बिहार सरकार के विभागीय कर्मियों के लिए बने नियम के अनुसार ही होमगार्ड के आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। ऐसे मामले में होमगार्ड की पत्नी की नौकरी दी जाएगी। पत्नी नहीं रहने की सिचुएशन में बेटे और फिर परिवार के अन्य सदस्यों को मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक हुई है। बैठक में 10 प्रस्ताव पर मंजूरी भी दे दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि नौकरी के लिए आवेदन देने को लेकर सभी प्रक्रिया सामान्य तौर पे जारी है और इसके साथ ही जो कही गई है वो बातें धीरे धीरे होंगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस की बागी MLA अदिति सिंह ने दान किए 51 लाख रुपए। जी हाँ, आपको बता दें अदिति सिंह ने कल 51 लाख रुपए दिए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए। इस बीच एक और रिपोर्ट निकल के आई है। राम मंदिर दोस्तों वर्ल्ड क्लास सिटी में बनेगी। कनाडा की कंपनियों को प्लानिंग का भी जिम्मा दे दिया गया है। दरअसल राम मंदिर अयोध्या का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कनाडा की LEA एसोसिएट्स को कंसल्टेंसी एजेंसी बनाया गया है। ये कंपनी अयोध्या का पूर्ण विकास, नगर नियोजन, पर्यटन, सिटी एरिया प्लानिंग बनाएगी। इनमें CP कुकरेजा और L&T पार्टनर होंगे। कंसल्टेंसी कंपनी बनने के लिए 7 कंपनियों ने बिड डाली थी। दरअसल यूपी सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। राम मंदिर की भव्यता के लिए 3 कंपनियों से करार हुआ है। अयोध्या की स्मार्ट सिटी एरिया प्लानिंग, रिवर एरिया डेवलपमेंट, हेरिटेज टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन के लिए ये करार हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या
तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों कासगंज कांड में शहीद देवेंद्र के सम्मान के साथ विदाई की गई और अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जी हाँ, देवेंद्र सिंह की विदाई के दौरान अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हालांकि सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उसका भी एनकाउंटर होगा, जो मुख्य आरोपी है तो कसा शिकंजा कसा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।